इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और उनकी इस वक्त देश में सबसे ज्यादा जरूरत है कोरोना से लड़ने के मामले में। जी हां, आर.एस. शर्मा साहब हैं इस वक्त मेरे साथ, जो सीईओ हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के और साथ ही चेयरपर्सन भी हैं जो एक कमेटी बनी है एम्पावर्ड कमेटी ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन के, उसके आप चेयरपर्सन भी हैं। यानी कि 1 मई से जिसका देश के सभी लोगों को इंतजार है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन, उस वैक्सीन का पूरा ये जो आयोजन है इसकी अगुवाई कर रहे हैं आर.एस. शर्मा साहब। शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और 1 मई से देश की 60% आबादी ऐसी होगी जो वैक्सीनेशन के दायरे में आ जाएगी और ये बड़ा काम आपका आयोग, आपकी अथॉरिटी करने जा रहा है। ये बताएं सर, इसके लिए क्या तैयारियां हैं इस वक्त? इतनी सारी डिमांड एक साथ आएगी वैक्सीन की, उसे पूरा करने के लिए आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये मैं जानना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने चैनल पर बुलाने के लिए। ये जो 1 मई से जो हमारा तीसरा चरण चालू हो रहा है वैक्सीन का, उसके लिए हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है कोविन प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आप जानते हैं लोग अपने आपको वैक्सीनेशन कराने के लिए रजिस्टर करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं और अंततः जब वैक्सीनेशन होता है तो उस वक्त उनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट हम डिलीवर करते हैं। तो ये सारे कार्यक्रमों के लिए हमने अपनी तीसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है और हमें आशा है कि जिस तरह प्रकार से पिछले 2 चरणों में कोविन सॉफ्टवेयर और कोविन प्लेटफॉर्म ने अच्छी तरह काम किया है, उसी तरह इस अगले चरण में, जिसमें कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे और लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 18 से 44 वर्ष तक के लोग भी इसमें शामिल होंगे, तो ये भी उसी प्रकार से अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक बात है सर। और एक चीज आपको जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पहला डोज ले चुका हूं और जो टेक्नोलॉजी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है आपने इस बार, लाजवाब है। क्योंकि जैसे ही इधर वैक्सीन लगी और विद इन सेकंड्स एक मोबाइल पर मैसेज आता है आपकी वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, यहां लगा है, ये वाली वैक्सीन आपको लगी है। वो तो कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और अब तक आपने फेजेज में किया है। लेकिन अब एक साथ जो डिमांड आने वाली है 18 साल से ज्यादा के लोगों को, और खासतौर से युवा बड़े उत्साहित है कि चलिए हमारे लिए वैक्सीन खुल रही है, तो क्या इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम एक साथ इस डिमांड को लेने के लिए तैयार है, या फिर ये हॉस्पिटल्स पे डिपेंड करेगा? अगर वो ले सकते हैं तो आपके पास सारे सिस्टम्स रेडी हैं, कैसे इसकी तैयारी की है, इसके बारे में बताएं सर। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अंततः लोगों को वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट तब मिलेगा जबकि हॉस्पिटल्स जो वैक्सीन लगाएंगे वो इसको पब्लिश करेंगे कोविन प्लेटफॉर्म पे। इस प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि जब तक ट्रेन का टाइम टेबल पब्लिश नहीं होगा तब तक ट्रेन में रिजर्वेशन कैसे खुल जाएगा। तो वैसी स्थिति में जो हॉस्पिटल्स हैं वो कोविन प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड होकर के, जो पहले से लगा रहे हैं वो तो ऑन बोर्डेड है ही है, जो नए संस्थान आएंगे वो ऑन बोर्डेड होकर के अपनी जो वैक्सीन क्या है, उनकी कीमत क्या है, बिकॉज इस बार जो है अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग कीमत भी हो सकती है। तो ये सारी जो सूचनाएं हैं और कितनी वैक्सीन वो लगाएंगे, कब लगाएंगे, तो ये जो टाइम टेबल है अपना, उसको ये पब्लिश करेंगे हॉस्पिटल्स। तो एक तरफ तो ये टाइम टेबल पब्लिश किया करने से लोगों को दिखाई पड़ेगा, और दूसरी तरफ जो है कोविन पर लोग अपना निबंधन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर अपना अपॉइंटमेंट लेंगे, बुकिंग करेंगे कि कहाँ हमें वैक्सीन लगवानी है। तो वो चीज जो है, ये पहले से भी यही कार्यक्रम चलता रहा है। अब नए सिरे से ये जो कार्यक्रम चलेगा उसमें जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं वो भी शामिल होंगे, और उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि संख्या काफी बढ़ेगी। तो उसके लिए हमने सारी तैयारी अपने कोविन प्लेटफॉर्म की कर ली है। जी, परफेक्ट। शर्मा साहब, चूंकि कोविन की आपने बात की, वहां रजिस्ट्रेशन करवा कर हम जा सकते हैं, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है कि कोविन के बजाय भी कहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? दूसरी चीज, चूंकि अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अलाउ कर रहे हैं, वो जिनसे चाहे वैक्सीन खरीदें और जब वो भी सीधे तौर पर लगा सकते हैं, लोगों को भी अलाउ कर रहे हैं, आप जहां चाहें जो वैक्सीन चाहें ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ और प्रोसेस भी है रजिस्ट्रेशन के, या कहीं भी आप लगवाएं वैक्सीन, जाना आपको कोविन के थ्रू ही है?
देखिए, कोविन का जहाँ तक सवाल है, कोविन में एक तो अपना वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। दूसरा आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है हमारा, आरोग्य सेतु के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये अभी तक 2 चीज़ें अवेलेबल हैं। हम धीरे से कुछ दिनों में ही ये जो एपीआईज़ है, उन एपीआईज़ को हम पब्लिक को अवेलेबल कराने जा रहे हैं, जिससे कि प्राइवेट थर्ड पार्टी भी ये सॉफ्टवेयर अपने लोगों को बाँट सकें, लगा सकें, जिससे कि उसके माध्यम से भी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकें। अभी हम फिलहाल आज ये करने जा रहे हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं, वो वैकेंसीज़ को हम ओपन कर देंगे, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बना करके वैकेंसीज़ को दिखा सकती है अपने सॉफ्टवेयर में कि किस हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी है, कौन-सी वैक्सीन्स हैं, उस वैक्सीन की कीमत क्या है। उसी प्रकार से हम लोग सर्टिफ़िकेट को डाउनलोड करने की जो एपीआई है, उसको भी आज खोल रहे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बना करके सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर सकता है। तो धीरे-धीरे हम अपना जितना इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से हम इसको एपीआई के माध्यम से थर्ड पार्टी को हम एप्लीकेशंस को अलाउ कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर और पर्टिकुलर उस पर निर्भर रहे। कई सारी जो जो यूज़र एक्सपीरियंस है और यूज़र इंटरफेस है, वो ज़्यादा मात्रा में मिल सके। ठीक बात है। अच्छा सर, अभी तो जैसे हमने पहली वैक्सीन लगाई और दूसरी वैक्सीन के लिए कहा जाता है भी कि आप 4 से 6 हफ्ते के बाद कभी भी आ जाएं, दूसरी वैक्सीन लगा लें। क्या आप कोई इस तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं अपनी इस पूरे ऐप में, या जो आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कि ये प्रॉपर ट्रैकिंग हो सके कि किसी ने पहली वैक्सीन लगा ली है और दूसरी लगाना बाकी है तो उनके पास मैसेज पहुंच जाए, उन्हें कांटेक्ट कर लिया जाए, टाइमली उनकी दूसरी वैक्सीन भी लग जाए, ताकि लोगों की लापरवाही, गलती या भूल की वजह से पहली वैक्सीन बेकार ना हो जाए? इस तरह का कोई सिस्टम आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाया है सर? एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यही कारण है इस प्रकार से सेंट्रल व्यवस्था रखने का, जिसमें कि हम प्रत्येक व्यक्ति ने कौन-सी वैक्सीन ली है, कब ली है और उसका नॉर्मल पीरियड में कितना गैप होना चाहिए सेकंड डोज़ के और पहली वैक्सीन के बारे में, और उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया कि नहीं लिया दूसरी वैक्सीन के लिए, ये सारी सूचना हमारे पास रहती है व्यक्ति के स्तर पर। और हम बिल्कुल आपने सही कहा, हम उसको उनको एसएमएस भेजेंगे कि भाई आपका 4 सप्ताह हो गया है, अभी तक आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया है। अगर अपॉइंटमेंट करा लिया तो फिर देखेंगे वैक्सीनेशन कराया कि नहीं कराया, नहीं कराया है तो फिर हम दोबारा भेजेंगे। तो इस प्रकार से लगातार हम उन्हें बताते रहेंगे कि आपने अभी तक अपना सेकंड डोज़ नहीं करवाया है, और सेकंड डोज़ के वैक्सीनेशन होने के बाद हम उनका फाइनल सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे और उनका एक प्रकार से रिकॉर्ड हम क्लोज कर देंगे। लेकिन जब तक कि वो सेकंड डोज नहीं लगाते हैं, तब तक हम उनको तंग करते रहेंगे कि आप सेकंड डोज लगाइए, आपका टाइम हो गया है, आपका टाइम बीत गया है। ये इस प्रकार की व्यवस्था हमारे सॉफ्टवेयर में है। सर, गांवों में और दूर दराज के इलाकों में अभी भी शायद पूरी तरह से लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी को लेकर शायद समझ नहीं है। जाहिर सी बात है कि वैक्सीन तो आप हिंदुस्तान के हर आम आदमी को लगाना चाहेंगे, उनके लिए क्या कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है? किस तरह से उन तक पहुंचेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये समझना कि हिंदुस्तान के लोग टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, ये गलत है। आपको सोचना बताना पड़ेगा कि करीब 100 करोड़ हमारे पास टेलीफोन है पूरे देश में, करीब 70 करोड़ स्मार्टफ़ोन भी जी हैं और इंटरनेट जी। कनेक्शन भी है। इसलिए सब लोग जानते हैं, गाँव में भी सब लोग जानते हैं ऐप देखना और रजिस्ट्रेशन करना, और यहाँ पे तो हम लोगों ने इतना सुविधा कर दिया है कि एक मोबाइल फ़ोन पर 4 रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हर एक के पास मोबाइल फ़ोन होना ही चाहिए। आज हर परिवार में कम से कम एक मोबाइल फ़ोन तो है ही है, और अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है तो पड़ोसी के पास है। तो इसलिए ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी सही है आपकी बात कि अगर मान लीजिए कोई आदमी नहीं करवा पाता है, तो वो जाकर के अपना सेंटर पर जा सकता है। इसीलिए हमने वॉक इन की व्यवस्था बनाई है। लेकिन वर्तमान में वॉक इन की व्यवस्था केवल 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए खुली हुई है। अभी हम लोगों ने शुरुआत में कहा है कि 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन करके ही जाएँ, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि एक सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए और वहाँ पे विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाए। तो एक प्रकार से अगर ऑर्डरली तरीके से लोग रजिस्ट्रेशन करके
जाएंगे तो ज्यादा बेहतर व्यवस्था होगी। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो कवायद है, पूरी की पूरी जो अभियान है, उस अभियान को एक ऑर्डरली तरीके से, एक सही तरीके से हम लोग उसको संपन्न करें। इसीलिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी है। बिल- बिल्कुल सर, वैसे तो मैं इस बात से वाकिफ हूं, लेकिन जब ये सवाल पूछा तब मेरे दिमाग से ये निकल गया था कि मैं वो आर.एस. शर्मा साहब से बात कर रहा हूं, जो ट्राई के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके, तो टेक्नोलॉजी और मोबाइल की कनेक्टिविटी के बारे में आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं। तो अब मुझे ध्यान आया कि हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहाँ तक पहुँच ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर की पहुँच चुकी है, शायद उस हिसाब से लोगों तक पहुँच भी पाए। लेकिन एक सवाल जो और आ रहा है शर्मा साहब, वो दिमाग में हुई है कि जो लोग हड़बड़ी में हैं, जल्दबाजी में, एक साथ जल्दी आकर करवा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी कि जब 1 मई से जब वैक्सीनेशन खुलेगा और अगर साथ में लोग आते ही हैं, तो क्या पूरी तैयारी है ग्राउंड लेवल पर भी और टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर भी कि आप उसे हैंडल कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, टेक्नोलॉजी के लेवल पर तो मैं आपके सवालों का जवाब दे ही रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें राज्य सरकारों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुत अच्छा रोल अब तक किया है। सब लोगों ने बहुत व्यवस्था की है, बड़ी मेहनत की है। हमारे जिला के इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, हेल्थ सेक्रेटरीज ने, सारे लोगों ने, तो सारे लोगों के सहयोग से ये पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले फेज को भी उसी प्रकार से अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकेगा। कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ जगहों पे जरूर भीड़ देखी गई थी, बट वो भी इसीलिए था कि लोग जो है बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए, मान लीजिए बहुत से लोग जमा हो जाएंगे तो थोड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि फील्ड के लेवल पे, ग्राउंड के लेवल पे हमारे लोग, बहुत अनुभव है उनको, इम्यूनाइजेशन का अनुभव है और वो अनुभव आज काम आ रहा है और अच्छे से हम लोग इसको संपन्न करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि सपोज मैंने कोविन पर आकर रजिस्ट्रेशन किया और मुझे एक सेंटर अलॉट भी हो जाता है, मैं वहाँ जाकर वैक्सीन लगाना भी चाहता हूँ, किसी वजह से मैं ना पहुँच पाऊँ या फिर वहाँ वैक्सीन खत्म हो जाए, तो क्या मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होगी या मेरे पास ये आज़ादी है कि एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैं जब चाहूँ जो सेंटर पसंद करना चाहूँ वो कर सकता हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से आप नहीं जा पाते हैं, तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, आप दोबारा जी। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि हमें पता है ना कि आपको वैक्सीन अभी नहीं लगी है। तो अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और हम्म। आपने अपॉइंटमेंट लिया और नहीं जा पाए, तो कोई बात नहीं है, आप दूसरी डेट लेकर के अपॉइंटमेंट करा लीजिए, कोई इसमें पेनल्टी या कोई समस्या नहीं है। और जब तक आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक हम आपको बताते रहेंगे कि आपको इंजेक्शन अभी नहीं लगा है। तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। या किसी और कारण से, जैसा आपने सही कहा कि कई बार हो सकता है कि वो सेंटर बंद करना पड़ा हो किसी कारण से, या कुछ वैक्सीन की कमी हो गई हो, जो भी कारण रहा हो, बहुत सारे स्थानीय कारण होते हैं। तो वैक्सीन न लग पाए तो हम लोग को पता है कि आपको वैक्सीन नहीं लगा है, तो आप दोबारा भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 बार एक वैक्सीन लगा लिया तो ऑब्वियसली आपका रिकॉर्ड क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आपको फिर मतलब ऑब्वियसली तीसरी डोज की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जहां तक मतलब जो वैक्सीन मार्केट में उनके मुताबिक। जी शर्मा साहब, कुछ लोगों का ये कहना था कि पिछली बार आरोग्य सेतु और कोविन दोनों ही एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन की सुविधा थी। कोविन की प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा आसान नजर आई। इस बार क्या सेम सिचुएशन है दोनों ही ऐप्स पे, या फिर आरोग्य सेतु में भी थोड़ा आसान किया गया है? और ये देखा जा रहा था कि कोविन से बड़े आसानी से अपॉइंटमेंट भी मिल रहे हैं, आसानी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वैसा आरोग्य सेतु में नहीं था। तो इसमें कुछ सुधार बदलाव किए गए हैं सर? बिल्कुल बदलाव किए गए हैं और दोनों से ही बिल्कुल आसानी से आपको रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट होगा। साथ ही जैसा मैंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम लोग एक पॉलिसी बना करके इसको भी ओपन करेंगे, तो आरोग्य सेतु के अलावा और भी एप्लीकेशंस मार्केट में आ जाएंगे जिनके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। ये नहीं सोचना है कि केवल 2 ही विकल्प हैं, और विकल्प भी खुल जाएंगे भविष्य में बहुत शीघ्र। ओके। अच्छा सर, एक लोगों को थोड़ी इस बात की भी चिंता है, और पिछली बार कुछ कुछ ऐसे केसेस हुए जहाँ
किसी के 2 बार रजिस्ट्रेशन हो गए, इतना बड़ा काम है, 10 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई, हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ रजिस्ट्रेशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स, इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी रह जाती, लेकिन एक जो चिंता लोगों को है कि भाई सबके डेटा एक साथ जा रहे हैं ऐप में, कोविन में या फिर आरोग्य सेतु में, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ किया गया है? तो आपने चूंकि पूरे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो जरा एक बार दर्शकों को और आम जनता को ये बताएं कि किस तरह से उनके डेटा एकदम सेफ सिक्योर है, चिंता की बात नहीं है। देखिए, उनका जो डेटा जा रहा है वो डेटा में 4 पॉइंट जा रहे हैं। पहले नंबर तो उनका मोबाइल नंबर जा रहा है, जो कि 4 लोगों के ऊपर एक मोबाइल नंबर, तो वो तो जाता है। दूसरा उनका नाम जा रहा है, तीसरा उनका जेंडर जा रहा है और चौथा उनका डेट ऑफ बर्थ जा रहा है। यही बिग डेटा है जो हमारे पास है और कोई डेटा हमारे पास नहीं है। और हम इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है और ये हम इंश्योर करेंगे कि ये डेटा किसी तरह से लीक ना हो, किसी तरह से लोगों को मतलब सेफ रहे, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आप इसकी बात चिंता मत कीजिए। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि चूंकि एक तरफ केंद्र सरकार है जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्राइव कर रही है, अब राज्य सरकारें हैं जो अलग अलग अपने तरीके से कई राज्य जो फ्री में वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं। इन तीनों के बीच में ये संतुलन बनाना कि सबको बराबर वैक्सीन भी मिले, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो, लोग कहीं से भी लगवाएं, उन्हें सुविधा हो, इसके लिए आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह के प्रयास किए गए, ये बताएं सर। नहीं, ऐसा है कि जहां तक बराबर वैक्सीन मिले न मिले, जैसा मैंने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब जहां से भी वैक्सीन लगे उस वैक्सीन की इंफॉर्मेशन कोविन सिस्टम में आएगी, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि आप उस जगह से नहीं दूसरे सेंटर से वैक्सीन लगवाएं। तो अगर मान लीजिए आप वैक्सीन इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो नहीं आप कर पाएंगे। उसी प्रकार से आप आरोग्य सेतु में देखें या कोविन में देखें, सब जगह सेम इंफॉर्मेशन दिखाई पड़नी चाहिए आपको। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं से भी वैक्सीन लगवाइए, आपकी सूचना हमारे पास रहेगी। ये हम कह सकते हैं। रही बात डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि की, तो वो मेरा विषय नहीं है। अच्छा सर, एक छोटी सी जानकारी आपसे और लेना चाहता हूं। क्या अगर किसी ने पहला डोज जहां लगाया, जिस जगह से लगाया, उसको दूसरा डोज भी वहीं उसी हॉस्पिटल से लगाना है या कहीं भी लगा सकते हैं? प्लस पहला डोज अगर किसी ने कोविशील्ड का लगाया तो क्या दूसरा डोज भी उसे कोविशील्ड ही लगाना है या कोवैक्सीन भी लगा सकते हैं? इसके बारे में अगर कोई एक जानकारी आप दे पाएं तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले नंबर तो ये है कि शुरुआत से ही हम लोगों ने ये जो पूरा कार्यक्रम है कोविन का, उसको हम लोगों ने सिटीजन सेंट्रिक रखा है, जनोन्मुखी रखा है। तो इसलिए लोगों की सुविधा इसमें प्रमुख है। तो आपने मान लीजिए किसी एक जगह से पहला डोज लगवाया, तो दूसरा डोज आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप पहले वाले सेंटर पे जाइए, नंबर 1। नंबर 2, केवल बंदिश यही है कि जिस वैक्सीन का आपने पहला डोज लगवाया है, उसी वैक्सीन का दूसरा डोज लगना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपने कोविशील्ड लगवाया है पहली डोज, तो कोविशील्ड की ही दूसरी डोज लगनी चाहिए। और हमारे सिस्टम को क्योंकि पता रहता है कि आपने कोविशील्ड लगवाया है, इसीलिए अगली बार जब आप खोजिएगा सेंटर्स लगवाने के लिए, तो आपको वही सेंटर दिखाए जाएंगे जहां पर कोविशील्ड लगाई जा रही है। तो इसलिए ये सुनिश्चित करना है। और आपको क्योंकि सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिल रहा है पहली डोज के बाद, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी वैक्सीन है। और जब आप वहां दिखाइएगा तो वो देखेगा कि हाँ भाई, कोविशील्ड इनको पहले लगी है, दूसरी बार भी कोविशील्ड लगे, तो कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए हम लोग बहुत पर्टिकुलर हैं। और इसीलिए आपको वही सेंटर दिखाई पड़ेंगे जहां कोविशील्ड लग रही है। लेकिन आप कहीं भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि पहला जिस सेंटर पर लगा है उस सेंटर पर ही आपको दोबारा भी जाना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप जब चूज करेंगे तो आपको जो पहला डोज जिस वैक्सीन का लगा है उसी वैक्सीन के सेंटर मिलेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि अब 18 साल से बड़े जो भी हैं और आमतौर पर नवयुवक वो लगेंगे वैक्सीन लगने के लिए, अब तैयारी करेंगे। मुझे भी मेरे दोनों बेटों का रजिस्ट्रेशन मुझे ही करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। यंगस्टर्स जो हैं उनके पेरेंट्स करेंगे, तो जो मैंने रजिस्ट्रेशन अपने लिए किया वही प्रोसेस है या प्रोसेस में कोई बदलाव है? देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपने लिए कर लिया है और आप और आपकी पत्नी दोनों रजिस्टर्ड है उस पर, तो 2 लोगों का और स्पेस है, तो दोनों बच्चों को भी आप उसी में करा दीजिए जी, उसमें कोई समस्या नहीं है। 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन अच्छा, उसमें एक खाते में हो सकता है। तो इसलिए
2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन उसी में करा दीजिए, तो सारे के सारे लोगों का एक साथ रिकॉर्ड आपका रहेगा और आप अपना वैक्सीन लगवाइए। और साथ-साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि 4 लोग अगर रजिस्टर्ड हैं, चलो। तो चारों लोग इंडिपेंडेंटली अपना-अपना अलग-अलग आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 लोग एक साथ हैं, तो एक साथ ही एक ही जगह एक ही दिन जाना पड़ेगा और एक ही अस्पताल में जाना पड़ेगा। अलग-अलग बिल्कुल आप इंडिपेंडेंटली आप लोगों के रजिस्ट्रेशंस और अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। सर देखिए, जाने से पहले एक आखिरी बात, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि कोई भी सरकार की तरफ से इस तरह के नए प्रयास होते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएट होते हैं, आम लोग बड़े सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और कई बार उसमें सुधार करने पड़ते हैं, लंबा वक्त लगता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के साथ भी कह रहा हूँ और जो लोगों से मुझे फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से भी कह रहा हूँ, ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया लाजवाब है और कहीं किसी को कोई किसी तरह की समस्या आई नहीं है। और जबकि आपको कोई खास समय मिला नहीं होगा वैक्सीन का ये पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के लिए, तो ये किस तरह से इतने कम समय में ये काम किया है और इसके पीछे कौन वो खास लोग हैं? क्योंकि आमतौर पर हम जो पर्दे पर जो लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनकी हम काफी तारीफ करते हैं, लेकिन इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो उसके बारे में बताएं सर, ताकि हम उनको धन्यवाद दे पाएं। देखिए, पहले नंबर तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इस प्लेटफ़ॉर्म को एप्रिशिएट किया और आपके सब लोगों का जिन्होंने जो इस प्लेटफ़ॉर्म को एप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात कि किस प्रकार से इसको लोगों ने बनाया, तो मेरी बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसमें नहीं है। जो हमारे टीम के लोग हैं, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की बहुत इसमें क्रेडिट है। उन लोगों ने दिन-रात लग कर के ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। बहुत सारे के नाम लेने में मुझे थोड़ा ये होगा कि किसी का नाम लिया जाएगा, किसी का नहीं लिया जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि नाम लूँ, लेकिन 2 लोगों का, 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। एक हमारे विकासशील है, जो एडिशनल सेक्रेटरी है हेल्थ मिनिस्ट्री में। उनका बड़ा अच्छा रोल इसमें रहा है, उन्होंने पूरा नेतृत्व इसमें दिया है। एक हमारे देवव्रत नायक हैं, जो हमारे पीएमयू हमने जो बनाया उसके हेड है। एक डॉक्टर प्रमोद वर्मा हैं, जो इसके एग-वैग जो कमिटी है उसके सदस्य भी हैं। उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी का मार्गदर्शन दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने मिला के मार्गदर्शन दिया है और इससे अच्छा काम हो रहा है। हम लोगों ने हमेशा याद रखना चाहिए कि स्केलेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। ये प्लेटफ़ॉर्म लार्ज लोगों के लिए, ज़्यादा संख्या में लोगों के लिए काम कर सके, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। और साथ ही साथ सुविधाजनक हो लोगों को, ये भी बहुत आवश्यक है। हालाँकि दुर्भाग्य से जो डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो शुरुआत जो है ग्लिचेस से करता है। कि भाई देखिए, इसमें बहुत ग्लिचेस है, ग्लिचेस ऑन द कोविन प्लेटफ़ॉर्म। मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म में सौभाग्य से बहुत ज़्यादा ग्लिचेस नहीं रहे। ये सही है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो शुरुआत में जब एक बार हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था, तो 2-3 दिन तक कुछ परेशानियाँ आईं, लेकिन सौभाग्य से उसके बाद से कोई परेशानी नहीं आई है और हम लोग धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट ही करते जा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज से हम लोग जो वैक्सीन जो वैकेंसीज़ का जो पार्ट है और जो डिजिटल सर्टिफिकेट का पार्ट है, उस पार्ट को हम ओपन एपीआई के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि लोग अपने एप्लीकेशंस बना सकें और उन एप्लीकेशंस के माध्यम से इन दोनों कामों को कर सकें। तो उसके लिए कोविन प्लेटफ़ॉर्म पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे कि भाई हमारे आस-पास कौन-कौन से हॉस्पिटल्स में कौन-कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो आप ये थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस लॉन्च करेंगे, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया प्रयास आपका, आपकी टीम का है सर। हमारी तरफ से उन्हें धन्यवाद भी और शुभकामनाएं भी ये बेहतरीन प्रयास करने के लिए। और इस वक्त सबको उम्मीद यही है कि कोविड से लड़ने के लिए सबसे बढ़िया हथियार हमारे पास ये है कि एक बार वैक्सीनेशन हो जाए। इस वैक्सीनेशन की मुहिम को पूरे देश में आगे बढ़ाने के लिए आपकी अथॉरिटी जो काम कर रही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भी सर। धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और जी बिजनेस के दर्शकों से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सर। तो ये थे आर.एस. शर्मा साहब, जो कि सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, बताने के लिए तैयार कि किस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है इस कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए खुलने जा रहा है। इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।